रहे हैं। अब कल मैंने आपको बताया कि पार्टनरशिप करने के लिए एग्रीमेंट का करना बहुत जरूरी है। बिना एग्रीमेंट के पार्टनरशिप का बिजनेस हम नहीं कर सकते। एग्रीमेंट में मैंने कल आपको क्या बताया, क्या एग्रीमेंट का रिटर्न फॉर्म में होना जरूरी था या नहीं था? पार्टनरशिप एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और प्रेफर हम क्या करते हैं, ठीक है। तो जो एग्रीमेंट रिटर्न फॉर्म में होता है उस रिटर्न चीज को ना डॉक्यूमेंट कह देते हैं। कुछ रिटर्न में कुछ भी उसको डॉक्यूमेंट कहते हैं। डॉक्यूमेंट या डीड एक ही बात होती है। तो एक वर्ड आएगा पार्टनरशिप डीड। Partnership deed is the written document that contains all the terms and conditions of partnership. Written agreement को हम partnership deed कह देते हैं, जिसमें सब कुछ लिखा हो। जनरली क्या होता है, स्टैम्प पेपर लिया जाता है, तो स्टैम्प पेपर के ऊपर सब कुछ लिख दिया जाता है, उसके ऊपर सभी पार्टनर्स के साइन हो जाते हैं, कोर्ट की जो स्टैम्प वगैरह लगनी है वो लग जाती है, और वो एक लीगल डॉक्यूमेंट बन जाता है जिससे कि बाद में कंफ्यूजन ना हो। इंडिया के अंदर मैक्सिमम पार्टनरशिप जो टूटती हैं उसका रीजन है कि उनके बीच में आपस में लड़ाई हो जाती है। लड़ाई की होती है कि उन्होंने पहले डिसाइड करा, बाद में कोई अपनी बात में मुकर गया, उसको प्रूफ कराया नहीं जा सकता, तो ओरल चीज का प्रूफ नहीं होता। तो इसलिए ज्यादा अच्छा है कि आप क्या करो, रिटर्न में एग्रीमेंट करो। और रिटर्न में एग्रीमेंट जो करा जाता है उसको पार्टनरशिप डीड कहते हैं। कुछ बच्चे लिखते हैं डिफिनेशन, पार्टनरशिप एग्रीमेंट में भी ओरल और रिटर्न, then such an agreement is called partnership deed. ये सही है, partnership agreement may be oral or written, but oral agreement cannot be called a partnership deed. The written agreement is called a partnership deed. Clear है चीज? तो जो written पे agreement करा गया उसको हमने partnership deed कह दिया। partnership deed का ही एक दूसरा नाम होता है, आपने कंपनीज के अंदर एक डॉक्यूमेंट का नाम पढ़ा होगा अगर किसी को ध्यान हो गया तो बीएससी में, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ठीक है, पढ़ा हुआ है। हम लोग मेन रोड पे चल जाओगे तो फिर मुझे भी जरा ओके बीच में ठीक है जी। तो रिटर्न एग्रीमेंट को हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं, ओरल एग्रीमेंट को हम पार्टनरशिप डीड नहीं कहते। कंपनी अगर 11th क्लास की बीएससी की अगर थोड़ी सी बात करूं तो कंपनीज के अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता था जिसको आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कहते थे, जिसपे कंपनी के इंटरनल रूल्स गिवन होते थे। ऐसे पार्टनरशिप डीड के अंदर क्योंकि पार्टनरशिप से इंटरनल रूल्स गिवन है तो इसका एक दूसरा नाम होता है आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। एक नंबर के हिसाब से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Partnership deed is also known as dash. So partnership deed is also known as articles of partnership. अब क्वेश्चन अराइज होता है कि पार्टनरशिप डीड में क्या क्या चीज लिखूं, बड़ी प्रैक्टिकल सी चीज है। मान लो आपने किसी के साथ पार्टनरशिप डीड बनानी है तो क्या क्या लिखें? बड़ी सिंपल सी बात है, सब कुछ लिख दो, छोटी से छोटी बात लिख दो ताकि आपस में किसी टाइप का कोई डिस्प्यूट ना हो। बड़ी सिंपल सी बात है, क्योंकि कोई भी बात रह गई, छोटी से छोटी कोई बात रह गई, उसी बात का बाद में मुद्दा बन जाएगा और बाद में आपस में लड़ाई हो जाएगी। तो हम नहीं चाहते कि पार्टनर्स में बीच में लड़ाई हो, तो सब कुछ लिख दो। अब जनरली क्या क्या लिखा जाता है वो बताता हूँ, ठीक है। जो मेन चीज इसको मैं बोर्ड पे लिखूंगा वो याद रखनी है, बाकी तो नॉलेज के लिए, ठीक है। वही इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं बोर्ड पे लिखूंगा, कि जो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसको देखते हैं। अदरवाइज मैं अगर देखता हूँ, अगर नोट्स में रीड आउट करता हूँ, पार्टनरशिप इज एस्टैब्लिश्ड बाय एन ओरल और रिटन एग्रीमेंट। पार्टनरशिप के लिए या तो ओरल एग्रीमेंट होगा या रिटन एग्रीमेंट होगा। इट इज बेटर टू हैव एग्रीमेंट इन राइटिंग टू अवॉइड एनी डिस्प्यूट। मैंने बताया एग्रीमेंट रिटन फॉर्म में हो जिससे कि कोई डिस्प्यूट होने के चांसेस ना हो। द डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द एग्रीमेंट इन राइटिंग अमंग द पार्टनर इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। जो रिटन फॉर्म में डॉक्यूमेंट है उसको हम पार्टनरशिप डीड कह रहे हैं, ठीक है। इट इज आल्सो नोन एज आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप, उसको हम आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप भी कह देते हैं। The partnership deed is stamped according to the provisions of the Stamp Act. तो मैंने कहा कोर्ट की स्टैंप वगैरह लगा रखी है, उसके हिसाब से जितना पैसा बनता है वो देना भी पड़ता है। It is a legal document signed by all the partners and contains the following particulars. क्या क्या इंफॉर्मेशन लिखी होनी चाहिए? मेन सबसे
डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टनर्स, पार्टनर्स का नाम, उनका एड्रेस, उनकी डिस्क्रिप्शन लिखी होनी चाहिए। सिंपल सी बात है, अगर डील बनाएंगे तो कौन कौन पार्टनर्स, उनका नाम वगैरह लिखा होना चाहिए। डिस्क्रिप्शन ऑफ द फर्म, नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म का क्या नाम होगा, क्या एड्रेस होगा, वो लिखा होना चाहिए। देन प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, एड्रेस ऑफ द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, किस जगह पर बिजनेस सिचुएटेड है वो लिखा होना चाहिए। देन नेचर ऑफ बिजनेस, किस टाइप का बिजनेस करेंगे लिखा होना चाहिए। उसके अलावा कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, किस दिन हमारी पार्टनरशिप शुरू हो रही है वो लिखा होना चाहिए। ये इतना मेन नहीं है, इसको याद करने की भी जरूरत नहीं। मेन चीजें हैं किस जगह पर बिजनेस है, उससे रिलेटेड क्या लड़ाई होने वाली है बाद में, क्या नाम रखेंगे उससे रिलेटेड क्या लड़ाई होने वाली है बाद में। तो मेन जो डिस्प्यूट वाली चीज है वो है कैपिटल कंट्रीब्यूशन। पार्टनरशिप डील के अंदर आप लिखो कैपिटल कंट्रीब्यूशन, कौन पार्टनर कितनी कितनी कैपिटल लगाएगा वो लिख दो उसके अंदर। मान लो दो पार्टनर्स हैं ए और बी, तो उसमें लिख दिया ए बिजनेस में 10 लाख लगाएगा, बी बिजनेस में 5 लाख लगाएगा। नहीं लिखते मान लो, तो बाद में जो है वो डिस्प्यूट अराइज हो जाता है। ए कहता है मैंने तो 10 लाख लगाए, तूने खाली 5 लाख लगाए, 5 लाख और लेके आपने घर। बी कहता है पहले तो डिसाइड कराने था जी, मेरे पास उतने पैसे कहाँ लेके हम, हो गया ना लड़ाई आपस में। तो इसलिए ज्यादा अच्छा क्या है कि ये पार्टनरशिप डील बना लो, लिख दो तो दोनों का कैपिटल कंट्रीब्यूशन कितना कितना होगा। क्लियर है, कितना कितना होगा। और कैपिटल ना दो टाइप की होती है, अभी मैं जो प्रैक्टिकल कोर्स में बताऊंगा। एक कैपिटल फिक्स्ड होती है, एक फ्लक्चुएटिंग होती है। फिक्स्ड में क्या होता है, वो कैपिटल सेम रखते हैं पूरी लाइफ, चेंज नहीं करते। तो फ्लक्चुएटिंग में क्या करते हैं, जैसे आपने अकाउंटिंग इक्वेशन 11th क्लास में करोगे, मान लो कैपिटल 5 लाख है, 1 लाख कमा लिया तो कैपिटल कितनी हो गई, 6 लाख हो गई। फिर 50,000 का नुकसान हो गया तो कैपिटल कितनी हो गई, 5,50,000 हो गई। लेकिन फिक्स्ड कैपिटल में पार्टनर्स क्या कहते हैं, जो लगा दिया उसको अलग से रिकॉर्ड करो, और जो बिजनेस में कमाएंगे उसका हिसाब अलग रखो, उसको कैपिटल में प्लस माइनस ना करो। और फ्लक्चुएटिंग में कहते हैं होने दो, प्रॉफिट आए तो ऐड कर दो, लॉस आ जाए तो पार्टनरशिप डीड में ये भी लिखा होगा कि कैपिटल जो है वो बाद में फिक्स रखना चाह रहे हैं या फ्लक्चुएटिंग रखना चाह रहे हैं। लड़ाई हो जाएगी तो बाद में एक का फिक्स कैपिटल रखो, एक का फ्लक्चुएटिंग करो। तो पार्टनरशिप डीड में क्लियर कट लिख दो how much capital will be contributed by each partner and whether the capital will be fixed or fluctuating. So the amount of capital to be contributed by each partner ये लिखना है उसमें, and whether the capital account shall be fixed or fluctuating. capital account जो बनाएंगे वो फिक्स रखेंगे या fluctuating। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कैपिटल के बारे में, मैक्सिमम लड़ाई होती है, बाद में लगता है, शुरू में तो यारी दोस्ती में कर लिया, चल कोई इशू कर देते हैं, कोई बात नहीं। बाद में जिसने ज्यादा पैसा लगाया ना उसके दिमाग में आता है यार मैंने तो ज्यादा लगा दिए, मैं तो बेवकूफ बन रहा हूँ, तो लड़ाई हो जाती है। इसलिए ज्यादा अच्छा है पार्टनरशिप डीड में लिख दो। उससे भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सोल प्रोप्राइटरशिप में ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। क्यों नहीं था, क्योंकि जितना कमाया सारा का सारा एक ही आदमी का है, चाहे उसको प्रॉफिट की फॉर्म में दे दो, चाहे उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की फॉर्म में दे दो, एक ही आदमी का होता है वो पैसा। पार्टनरशिप में लेकिन पार्टनर्स का है, तो कोई कैपिटल ज्यादा लगाए तो क्यों लगाए। एक चीज आपको बड़ा क्लियर करना चाहूंगा, इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट है, अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो प्रॉफिट जो आ रहे हैं वो किसका रिवार्ड है, किसकी वजह से प्रॉफिट आ रहे हैं। प्रॉफिट्स आर द रिवार्ड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, जिसको कहते हैं। प्रॉफिट जो है, इंटरेस्ट इज द रिवार्ड ऑफ कैपिटल। जैसे रेंट होता है वो लैंड का रिवार्ड होता है, लेबर का वेजेस होता है, वैसे ही जो प्रॉफिट होता है दैट इज द रिजल्ट ऑफ द हार्ड वर्क, एंटरप्रेन्योरशिप। अगर कैपिटल की बात करें तो उसका जो रिवार्ड होता है वो इंटरेस्ट होता है। मान लो दो पार्टनर्स हैं, दोनों ने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 लगा दिया कि बराबर बराबर प्रॉफिट बांटेंगे। अब एक ने लगाई 10 लाख, दूसरे ने लगाई 5 लाख, तो 10 लाख लगाने वाले को इंसेंटिव क्या है, क्योंकि मान लो प्रॉफिट जो आएगा वो तो बराबर बराबर बढ़ जाएगा। फिर 10 लाख वाला 10 लाख क्यों लगाए, सोल प्रोप्राइटरशिप में मेरा बिजनेस में कितना ही लगाऊं मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जो कुछ आएगा सारा मुझे मिलेगा। पार्टनरशिप में तो है ना, दो आदमी लगा रहे हैं, प्रॉफिट इक्वल बांट लेंगे, तो फिर एक आदमी ज्यादा कैपिटल क्यों लगाए। तो पार्टनरशिप में उसका रिवार्ड जो होता है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है। हम उनको कह रहे हैं भाई जो कैपिटल लगाएगा ना, जब हमारा प्रॉफिट आ जाएगा तो उसमें से पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। मान लो हमने 10% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट रख दिया, तो जिसने 10 लाख लगाएंगे उसको कितना मिल जाएगा, 1 लाख। जिसने 5 लाख लगाएंगे उसको कितना मिल जाएगा, 50,000। तो उन्होंने पहले दे दिया प्रॉफिट में से, उसके बाद जो प्रॉफिट आएगा उसको बराबर बराबर बांट देंगे। तो जिसने ज्यादा लगाया क्या उसको उसके बदले इंसेंटिव मिला या नहीं मिला। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा वो भी लिखो, ठीक है जी, क्लियर है। तो इंटरेस्ट ऑन, और अगर दिया जाएगा तो कितना परसेंट दिया जाएगा वो भी लिखो। ये तो लिखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे जी,
ये लिख दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड, बस उसके बाद कुछ नहीं लिखा। और लास्ट में प्रॉफिट आ जाता है। बी कहता है चलो लिखा है ना देंगे 8% दे 1% दे देते हैं, क्या लड़ाई नहीं हो जाएगी आपस में? परसेंटेज भी तो लिखो ना, कितना परसेंट है, 10%, 5% कितना है वो भी तो लिखो। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ अलाउड ऑन कैपिटल, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो ये लिखो कि देना है या नहीं देना, अगर देना है तो कितना देना। क्लियर? बड़ा इंपॉर्टेंट है कि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करोगे उसमें यूज होगा ये चीज। ठीक है जी। तो पार्टनरशिप डीड में लिखा होना चाहिए कि अगर पार्टनर पैसे लगा रहा है तो उनको इंटरेस्ट देंगे या नहीं देंगे, अगर देंगे तो कितना देंगे। फिर एक होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। जिस चीज को मैं इंपॉर्टेंट कर रहा हूँ वही ध्यान में रखनी है, बाकी चीजों को खाली वैसे ही रीड करें। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो बता सकता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का मतलब क्या है? इंटरेस्ट लेंगे, जो बिजनेस से पैसा निकाल रहा है उससे हम उसके ऊपर इंटरेस्ट लेंगे। आपके साथ लॉजिक बता सकते हैं ऐसा क्यों करते होंगे पार्टनरशिप में? सोल प्रोप्राइटरशिप में तो कोई दिक्कत नहीं, मेरा खुद का बिजनेस है, अगर मैं ज्यादा निकालता हूँ नुकसान होता है तो मेरा ही नुकसान है। लेकिन पार्टनरशिप में तो क्या है, तो बिजनेस का लॉस हो जाएगा। तो एक पार्टनर अपने पर्सनल गेन के लिए ज्यादा निकालने की कोशिश कर सकता है, हम उसको डीमोटिवेट करना चाहते हैं। हम पार्टनरशिप में चाहते हैं कि भाई ज्यादा पैसा ना निकाले, फ्री फंड में निकालने देंगे फिर तो कितना ही निकाल लेगा। हमने इंटरेस्ट का रख दिया, भाई जो बिजनेस से पैसा निकालेगा ना उस पर इंटरेस्ट लेंगे। उससे क्या होगा, जो पार्टनर ड्राइंग्स करेगा तो उसको पता है इस ड्राइंग्स के ऊपर मेरे से इंटरेस्ट लिया जाएगा, तो फिर पार्टनर ज्यादा पैसा विड्रॉ करने की कोशिश नहीं करेगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम पार्टनर से लेंगे या नहीं लेंगे वो भी लिखो, और अगर लेंगे तो कितना परसेंट लेंगे वो भी लिखो। ठीक है जी। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट टू बी चार्ज्ड ऑन ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेंगे या नहीं लेंगे, और अगर लेंगे तो कितना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मैक्सिमम लड़ाई जो होती है वो होती है प्रॉफिट शेयरिंग। ए बी दो पार्टनर, ए ने लगाए 10 लाख, बी ने लगाए 5 लाख, ईयर के एंड में प्रॉफिट आ गया 3 लाख का। डिसाइड करा ही नहीं था कि प्रॉफिट को कैसे बांटेंगे, तो आपके हिसाब से ए क्या कहेगा, मेरे को ज्यादा नहीं, मैंने तो 10 लाख लगाए, तूने खाली 5 लाख लगाए, हो गई ना लड़ाई। ठीक है। बी कहेगा लेकिन मेहनत क्या तूने डबल करी थी मेरे से, मेहनत तो हमने बराबर बराबर करी है, तो मैं तो बराबर बराबर प्रॉफिट को बांटने की कोशिश करूंगा, मैं क्यों तेरे को ज्यादा दूं, तो हो गई डिस्प्यूट। तो इसलिए जब पार्टनरशिप डीड बनाओ तो उसमें लिख दो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा। ठीक है जी। कल मैंने बताया था प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मतलब मान लो कि दो पार्टनर है, 3 पार्टनर है, मान लो हमने रेशियो लिखा 3:2, तो टोटल कितना हुआ 3:1 का। तो ए का हिस्सा कितना बनेगा 3/6, बी का हिस्सा कितना बनेगा 2/6 और सी का 1/6। तो पार्टनरशिप डीड में लिख दो कि प्रॉफिट्स का रेशियो क्या होगा, अदरवाइज ये ऐसी चीज है जिसके ऊपर आगे चल के डिस्प्यूट होना ही होना। ठीक है जी। कैपिटल के रेशियो में बांटना चाहते हैं वो भी लिख दो बेशक से, भाई कैपिटल लगाइए तो कैपिटल का रेशियो क्या बनेगा 10 और 5 का रेशियो 2:1। रेशियो का मतलब क्या होता है, सिंपलीफाई कर दो, काट दो जितना कर सकते हैं, तो 10 लाख 5 लाख 10 में 5 2:1। तो अगर वो कैपिटल रेशियो लिख देता है तो कैपिटल के हिसाब से बांट देंगे, लेकिन लिख दो ताकि बाद में कोई डिस्प्यूट ना हो। तो देखो होता है इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन का मतलब कई बार क्या होता है, नीचे ग्राउंड फ्लोर पे क्लियर है जी। तो इंटरेस्ट ऑन, कई बार क्या होता है बिजनेस को ना कैपिटल, जैसे मैंने कहा ए ने 10 लाख लगा दिए, बी ने 5 लाख, अब हमें 2 लाख रुपए की और जरूरत है। ठीक है जी। हम बैंक से लोन लेने जाते हैं, मान लो हमें लोन नहीं मिलता, तो बी के पास मान लो घर में 2 लाख रुपए और पड़े, लेकिन वो कहता है परमानेंटली तो नहीं लगाना चाहता, कैपिटल लगा दी तो वो तो क्या हुआ परमानेंटली लग गया, अभी मेरा पैसा लग गया तो बिजनेस में लग गया। वो कहता है टेम्परेरी तुम्हें 6 महीने के लिए, साल के लिए, 2 साल के लिए चाहिए वो मैं दे सकता हूँ, परमानेंटली नहीं लगा सकता। तो उस केस में पार्टनर फिर हमें पैसा कैसे देते हैं, लोन कह के देता है, अभी मैं फर्म को लोन दे रहा हूँ, तो उसको एज कैपिटल या 20 कैपिटल ना कह के उसको 20 लोन पा जाएगा, तो उसने स्पेशली कह के कहा, ना कह के देता पैसा तो कैपिटल की।
लेकिन उसे लोन कह के दिया तो लोन माना जाएगा। तो अगर किसी पार्टनर ने एज अ लोन पैसा दिया है तो इंटरेस्ट देंगे या नहीं देंगे वो भी लिखो, और अगर देंगे तो कितना परसेंट। ठीक है जी, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू द फर्म। अगर किसी पार्टनर ने इंटरेस्ट ऑन लोन दिया तो उसको इंटरेस्ट देंगे या नहीं देंगे, अगर देंगे तो कितना देंगे। क्लियर है चीज। देन रेम्यूनरेशन टू पार्टनर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, 6 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है ज्यादा। ठीक है जी, रेम्यूनरेशन टू पार्टनर। रेम्यूनरेशन का मतलब होता है कोई भी पेमेंट, सैलरी हो गई, कमीशन हो गई, बोनस हो गई, कुछ भी काम करने के लिए जो किसी को मिलता है उसको रेम्यूनरेशन कहा जाता है। अब कई बार क्या होता है कोई पार्टनर एक्स्ट्रा काम भी करता है, जैसे एबीसी 3 पार्टनर है मान लो, उसमें से कोई एक जो है वो मान लो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो अकाउंट भी ऑडिट कर देता है, मान लो फ्री में कर देता है, या एबीसी में से ए ज्यादा मेहनत करता है, बी और सी उतना ज्यादा मेहनत नहीं करते। तो कोई पार्टनर अगर कोई एक्स्ट्रा काम करेगा तो उसके बदले उसको कोई रेम्यूनरेशन, सैलरी, कमीशन, बोनस वगैरह दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। अगर दिया जाएगा तो कितना दिया जाएगा वो भी लिख दो, उससे रिलेटेड लड़ाई हो जाती है। तो जो ज्यादा मेहनत कर रहा हो आके क्या देगा, मैं क्यों करूं। क्लियर है। तो if any remuneration is to be allowed to any partner, that must also be mentioned in the partnership deed without. ये मेन पॉइंट है। हाँ जी, फिर बाद में लड़ाई होगी, पहले होने की बजाय पहले तो वो नॉर्मल काम कर रहे थे, बाद में मैं एक्स्ट्रा काम कर दूंगा, तो डीड में चेंज कर दिया। ठीक है, या तो आपस में मान लो ओरल एग्रीमेंट हो तो आपस में कह दें, नहीं तो डीड में चेंज कर लें, नहीं चेंज करा दूसरा फिर मना करता है तो फिर लड़ाई होगी। तो इसलिए कि सब कुछ पहले से रिटर्न फॉर्म में कर ले, जिससे कि बाद में कोई डिस्प्यूट होने का चांस ना हो। क्लियर है चीज। हां, कभी दोबारा डॉक्यूमेंट बनाओ, दोबारा से सब कुछ को साइन हो गया, डीड में तो चेंजेस होते रहते हैं। ठीक है, विदाउट उसके अलावा छोटी-मोटी और चीजें हैं जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। कई बार क्या होता है कोई नया पार्टनर आता है, कोई रिटायर होता है, जैसे आपके लोग की डील में चेंज होगा तो उससे जनरली एसेट्स और लायबिलिटीज को रीवैल्यू करा जाता है, वैल्यूएशन क्लियर के दोबारा से। क्योंकि बिल्डिंग जो मान लो हमने 10 साल पहले खरीदी थी, मान लो 20 लाख की, आज नया पार्टनर आ रहा है तो उसको क्या 20 लाख की वैल्यूएशन के हिसाब से पार्टनर बना दूं? अब तो हो सकता है 2 करोड़ की बिल्डिंग हो, तो वैल्यूएशन कैसे करी जाएगी। अगर कोई फर्म में चेंज आते हैं, नया पार्टनर आता है, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब तो चेंजेस आते हैं, तो हम एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यूएशन कैसे करेंगे। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है या रिटायर हो रहा है तो छोड़ दिया तो उसका अकाउंट सेटल कैसे किया जाएगा, उसके बारे में लिख दो। कहीं रिटायर हुआ और आज ही अड़के खड़ा हो गया तो सारे पैसे दो, सारे पैसे दो तो बिजनेस बंद करना पड़ जाएगा। तो पहले से ले लो, रिटायर होगा तो धीरे धीरे करके ऐसे ऐसे तेरे पैसे दे देंगे। देन अकाउंटिंग पीरियड, ये तो आपको खट गया क्योंकि पहले अकाउंटिंग पीरियड भर्ती होती थी जनवरी से दिसंबर में हो जाता था, लेकिन अब तो अप्रैल से लेके मार्च ही होता है। राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर, पार्टनर की राइट्स और ड्यूटीज इसमें लिख दो कि किस पार्टनर की क्या ड्यूटी होगी, क्या जिम्मेवारी होगी। ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, 11th क्लास में एक पार्टनरशिप होती थी, एक जनरल पार्टनरशिप होती थी, एक पर्टिकुलर पार्टनरशिप होती थी। जनरल तो पूरे टाइम चलेगी, लेकिन अगर पर्टिकुलर पार्टनरशिप है तो वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, या तो एक पर्टिकुलर पर्पस को अचीव करने के लिए या एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए। तो अगर हमारी पर्टिकुलर पार्टनरशिप है तो ड्यूरेशन भी बताओ कि हम पार्टनरशिप क्यों कर रहे हैं, 2 साल के लिए कर रहे हैं, 5 साल के लिए कर रहे हैं, तो उसमें लिखना भी जरूरी है। देन बैंक ऑपरेशन, बैंक में किसके साइन चलेंगी वो भी लिखना जरूरी है। ज्वाइंट अकाउंट खुलेगा, इंडिविजुअल अकाउंट खुलेगा, ज्वाइंट खुलेगा तो किस किसके साइन उसमें होंगे। देन सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, अगर कोई लड़ाई झगड़े हो गए तो उसको कैसे सेटल किया जाएगा, उसका भी प्रोसीजर पहले से लिख दो ताकि बाद में जब लड़ाई झगड़े हो तो कह दे कि हाँ इस तरीके से हमने कहा था, ऐसे डिस्प्यूट को हम सेटल करेंगे। तो ये पार्टनरशिप डीड में सब कुछ लिख दिया। इसके अलावा भी आपके दिमाग में कुछ आता है वो भी लिख, तो आपके दिमाग में आता है सर मैं ये तो नहीं बताया, वो भी लिख दो। क्योंकि हम जब पार्टनरशिप डीड बना रहे हैं तो हमारा मेन पर्पस क्या है, हमारा मेन पर्पस क्या है कि फ्यूचर में किसी टाइप की कोई लड़ाई झगड़े ना। ठीक है जी, तो उसके लिए अगर दिमाग में लगता है कि हाँ ये पॉइंट है, इससे रिलेटेड लड़ाई हो सकती है तो उसको लिखो। क्लियर क्लियर है। पार्टनरशिप डीड मींस द एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स, ट्रू और फॉल्स। खाली मैं कह रहा हूं पार्टनरशिप डीड मींस द एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स, फॉल्स, बिकॉज़ पार्टनरशिप डीड इज द रिटन एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स। ये एग्रीमेंट तो ओरल रिटन कुछ भी हो सकता है, तो रिटन एग्रीमेंट को हम पार्टनरशिप डीड कहेंगे। पार्टनरशिप डीड इज आल्सो नोन एज, क्लियर है, सब कुछ ये लिख देते हैं। अब बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई, पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई और या पार्टनरशिप डीड बनाई लेकिन कोई चीज उसमें लिखना भूल गए तो लड़ाई होगी नहीं होगी पार्टनर्स में, तो उसको कैसे सेटल करो, क्या रूल अप्लाई होंगे, कोर्ट में जाएंगे, जज से कहेंगे इस मामले में लेके हमारी लड़ाई होगी,
अब जज क्या, अकाउंट्स पढ़ा हुआ आदमी बैठा होगा वहां पे, वैसा होगा जिसने कॉमर्स से ग्रेजुएशन करके फिर जज बना होगा, उसको पता होगा कि भी लड़ाई झगड़े होते हैं तो ऐसे सेटल किए जाते हैं, हो सकता है आर्ट का, हो सकता है फिजिक्स केमिस्ट्री का, उसको क्या पता, तो वो रूल्स के हिसाब से डिसीजन देगा। तो रूल्स क्या है, तो मैंने आपको क्या बताया कि इंडिया के अंदर जो पार्टनरशिप का बिजनेस चलता है वो किसके हिसाब से चलता है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस दे रखे हैं जो कि फॉलो करे जाएंगे इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। यहाँ पर ये चीज समझना बड़ा जरूरी है कि पहला सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, अगर मेरी पार्टनरशिप बिजनेस है तो प्राइमरी डॉक्यूमेंट मेरे लिए क्या है, पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो दूसरे नंबर पे डॉक्यूमेंट कौन सा चलेगा फिर, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट आर द वेरियस रूल्स व्हिच आर एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। So in the absence of partnership deed, the rules that are given in Indian Partnership Act, those rules will be applicable. अब वो rules क्या हैं वो देखते हैं, इस चीज को समझना। आप जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन करोगे उसमें मान लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में नहीं बताया तो दोगे या नहीं दोगे, अगर बता रखा होता फिर तो कोई दिक्कत नहीं थी, नहीं बताया तो फिर क्या रूल चलेगा, तो सारे रूल देखते हैं। ठीक है जी, क्वेश्चन है रूल्स एप्लीकेबल in the absence of partnership deed। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो कौन कौन से रूल्स जो है वो अप्लाई होंगे। सबसे पहले तो रिलेटेड टू मैं कहता हूं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। दो पार्टनर्स हैं ए और बी, ए ने लगाए 10 लाख, बी ने लगाए 5 लाख, पार्टनरशिप डीड बना दी, उससे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेंशन करना भूल गए, या पार्टनरशिप डीड ही नहीं की, बस यारी दोस्ती में बिजनेस शुरू कर दिया, अब प्रॉफिट आ गया, वही मैंने एग्जांपल है 3 लाख। तो आपके हिसाब से प्रॉफिट कैसे बढ़ना चाहिए, अभी मैंने बताया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो कैपिटल अगर कोई कैपिटल आ रहा है तो उसके बदले उसको क्या मिलना चाहिए, इंटरेस्ट। प्रॉफिट्स किस वजह से आ रहे हैं, मेहनत करने से आ रहे हैं, प्रॉफिट्स आर द रिवॉर्ड ऑफ हार्ड वर्क। ठीक है जी, प्रॉफिट्स मेहनत करने की वजह से आए, तो मेहनत कैसे करेंगे, 2:1 में इक्वली होती है, बराबर बराबर ही मेहनत करी होगी। तो अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में गिवन नहीं है, मतलब पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं लिखा कि प्रॉफिट्स को कैसे बांटना है, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल दैट डज नॉट डिपेंड ऑन कैपिटल कंट्रीब्यूशन। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बराबर होगा, वो कैपिटल के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। मतलब यहाँ पर 3 लाख का प्रॉफिट होता तो कितना बढ़ जाता दोनों में, 1.5 लाख, 1,50,000 ए को मिल जाता, 1,50,000 बी को मिल जाता। क्लियर, 3 पार्टनर होते ए बी सी, तो 1:1, तो 1 लाख ए को मिल जाता, 1 लाख बी को मिल जाता, 1 लाख सी को मिल जाता। क्लियर है चीज, इसमें किसी को डाउट, ठीक है। दूसरा रूल अप्लाई होता है रिगार्डिंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब पार्टनरशिप डीड में लिखा था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे और इतना परसेंट देंगे तो ठीक है, अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे या नहीं, अगर ये क्वेश्चन होता तो और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाला 1:1 होता, तो ए कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए, ए ने लगाए 10 लाख, बी ने लगाए 5 लाख, तो क्या ए कहता है इंटरेस्ट मिलना चाहिए, 10% के हिसाब से अगर ए को मिलेगा तो कितना मिलेगा, 1 लाख, बी को खाली कितना मिलेगा 50, तो ए को बी से ज्यादा मिलेगा ना, अगर प्रॉफिट खाली घूम को तो फिर बराबर बराबर बढ़ता, तो ए तो कहेगा इंटरेस्ट मिलना चाहिए और बी क्या कहेगा इंटरेस्ट नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि उसको तो कम मिलेगा, नो हो जाएगा। तो अब अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो डिस्प्यूट हो गया, अब मैंने कहा डिस्प्यूट हो गया तो दूसरे नंबर का डॉक्यूमेंट कौन सा है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, उसमें क्या लिखा है, नॉट अलाउड, कोई नहीं देना, नहीं देना, क्लियर कट लिख दिया भाई, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, जिसने फालतू पैसा लगाया उसके अंदर कोई इंटरेस्ट हम उसको नहीं देंगे। अगर तुमने देना था तो लिख देते, नहीं लिखा तो कोर्ट में क्या डिसीजन होगा, भाई नहीं लगेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। क्लियर है। फिर एक रूल आ गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का।
अब किसी पार्टनर बिजनेस से फालतू पैसा निकाल लिया तो दूसरा लड़ाई कर रहा है कि जैसे इंटरेस्ट लूंगा, तो आपके हिसाब से लॉजिकली क्या बनता है मनोज, तुम्हारे हिसाब से क्या लॉजिकली बनता है? मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देने से मना कर दिया, अब कोई पैसा निकाल रहा है तो क्या मैं उसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करूं? लॉजिकली बात है, मैं जब पैसा देने की बारी आ रही है तब तो कहता हूं नहीं दूंगा, और जब लेने की बारी आए तब ये कहता हूं कि लूंगा नहीं। तो जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे नहीं रहे हैं तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज हम मना कर देंगे, नहीं कोई किसी ने बिजनेस से पैसा निकाला तो कोई इंटरेस्ट हम चार्ज नहीं करेंगे। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन फिर आता है रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स। रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स, रेम्यूनरेशन का मतलब कोई भी सैलरी, कोई भी कमीशन, कोई एक्स्ट्रा काम करते हैं तो वही डिस्प्यूट राइज हो गया, किसी ने कोई एक्स्ट्रा काम करा, मान लो ए और बी दो पार्टनर्स हैं, बी का एक्सीडेंट हो गया, पूरे साल ए को मेहनत करनी पड़ी, अब डिसाइड कुछ करना नहीं था, ए कहता है बाद में कि भाई मुझे तो ज्यादा पैसे चाहिए, बी मना करता है, तो अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा तो दैट इज नॉट अलाउड। इंटरेस्ट रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स जो है वो भी अलाउड नहीं। क्लियर? कोई पार्टनर कोई एक्स्ट्रा काम करता है उसके अंदर कोई उसको एक्स्ट्रा पैसे नहीं दिए। कोई डाउट लास्ट में समझ में आ रहा है ना बच्चे? ये चीज, ये रूल्स अभी प्रैक्टिकल में यूज होने वाले हैं। किसी क्वेश्चन में तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में बताएगा, किसी में नहीं बताएगा, जिसमें नहीं बताएगा उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे या नहीं दोगे? नहीं दोगे। किसी क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में बताएगा, किसी में नहीं बताएगा, जिसमें नहीं बताएगा उसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या लेके चलोगे? किसी क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में बता रखा होगा, किसी में नहीं बता रखा तो चार्ज नहीं करोगे। किसी क्वेश्चन में रेवेन्यू सैलरी या कमीशन पार्टनर्स की बता रखी होगी इतनी देनी है, किसी क्वेश्चन में नहीं बता रखी होगी, नहीं बता रखी तो नहीं देनी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। अभी मैंने बताया कई बार पार्टनर जो है वो एज अ लोन पैसा दे देता है, ठीक है जी। वो क्वेश्चन में क्या देता है कि भाई मैं जो आपको पैसा दे रहा हूँ वो लोन की फॉर्म में दे रहा हूँ, वो मैं आपको कैपिटल की फॉर्म में नहीं दे रहा। तो अगर किसी पार्टनर ने लोन की फॉर्म में पैसा दिया तो यही अकेली ऐसी चीज है जो पार्टनरशिप एक्ट में लिखी हुई भी देनी है। क्यों बाहर से लोन मांगने जाते हैं बैंक से लोन में, तो क्या उसको इंटरेस्ट देने से मना कर देते क्या? अब उसने बेचारे ने मुसीबत के टाइम पर बिजनेस को लोन चाहिए था, उसने कहा चल मैं लोन दे देता हूँ, अब बाद में वो ब्याज मांगने आ रहा तो क्या ब्याज उसको ना दे ब्याज मिलना चाहिए? तो ये अकेली ऐसी चीज है जो अलाउ करते हैं, अलाउ। तो इसका रेट भी लिखा हुआ है एट द रेट ऑफ 6% इवन इन केस ऑफ लॉस। ये भी लिखा हुआ है कि चाहे लॉस भी हो तब भी देंगे। तो ये नहीं कि बाद में बिजनेस के अंदर लॉस हो गया फिर मना कर देंगे नुकसान है तो कोई इंटरेस्ट नहीं दे सकते। क्या नुकसान होगा तो क्या बिजली का बिल भरेंगे? ये नहीं भरेंगे, जरूरी है ना वो चीज। तो ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन लोन देना भी जरूरी है चाहे प्रॉफिट हो या लॉस। क्लियर है? अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा तो अगर ज्यादा देना चाहते तो लिखते, ज्यादा अच्छा है कि पार्टनरशिप डीड बनाओ, उसमें लिख दो कि if any partner provide loans to the firm the interest will be allowed at the rate of 12% per annum, लिख दो। ये तो मैं कब कह रहा हूं जब लड़ाई हो गई, जब पार्टनरशिप डीड में किसी चीज को लिखना भूल गए तो ये रूल अप्लाई होंगे, जनरली ये रूल अप्लाई नहीं होंगे। जनरली तो कौन से रूल अप्लाई होंगे? जो पार्टनरशिप डीड में। क्लियर? एक रूल प्रैक्टिकली यूज नहीं होगा लेकिन थ्योरेटिकली एक नंबर में आ जाता है, दैट इज रिगार्डिंग द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। किसी नए पार्टनर को लेके आना है और उसको लाने का प्रोसीजर जो है वो नहीं बता रहा, कैसे एडमिट करें, क्या प्रोसीजर होगा वो नहीं बता रहा। तो न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड विद द कंसेंट ऑफ ऑल द, नए पार्टनर को जो एडमिट करेंगे वो सभी पार्टनर्स की कंसेंट से एडमिट करेंगे। बड़ा सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, ए बी सी डी ई 5 पार्टनर्स हैं, एफ को लेके आना चाहते हैं, ए बी सी डी को कह देते हैं ले आओ, ई कहता नहीं लेके आना, मेजॉरिटी कह रही ले आओ, खाली एक पार्टनर मना कर रहा है नहीं लेके आना, तो लेके आए ना लेके आए? क्या रूल है? 20 पार्टनर है, 21वें को लेके आना चाहते हैं, 20 में से 19 तो कहते हैं ले आओ, 20वां खाली एक पार्टनर मना कर देता ना लेके आओ तो नहीं लेके। जब तक सारे के सारे पार्टनर्स हाँ नहीं कर देंगे तब तक हम नए पार्टनर को नहीं लेंगे। क्लियर है? रूल्स में किसी को डाउट? एक बार रीड आउट करा देता हूं इसमें से। मैनेजमेंट नहीं, वोटिंग नहीं चलती पार्टनरशिप के अंदर। अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा होता
कि मेजोरिटी से लेके आएंगे तब तो मेजोरिटी से ले आओ, लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में लिखा है कि सारे के सारे पार्टनर्स हाँ बनेंगे तभी नए पार्टनर को लेके आएंगे, अदरवाइज हम नए पार्टनर को नहीं लेंगे। क्लियर है? इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड और वर्बल एग्रीमेंट, मतलब अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है या पार्टनरशिप डीड नहीं है, और इनका पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट ऑन अ सर्टेन पॉइंट, किसी पर्टिकुलर पॉइंट से रिलेटेड पार्टनरशिप डीड जो है वो साइलेंट है, द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 विल बी एप्लीकेबल। ये प्रोविजंस अप्लाई होंगे। फर्स्ट, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में अगर ना बताया तो प्रॉफिट्स एंड लॉसेस आर टू बी शेयर्ड इक्वली इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन, और कैपिटल कंट्रीब्यूशन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। क्लियर? ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना क्योंकि क्वेश्चंस के अंदर यूज होने वाला है। पार्टनरशिप के फीचर्स अभी आप भूल जाते हो कोई दिक्कत नहीं है, पार्टनरशिप डीड का मीनिंग भूल जाते हो, उसके कंटेंट्स भूल जाते हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये तो ध्यान रखना है कि क्वेश्चन के अंदर ये प्रैक्टिकल में आएगा अभी। ठीक है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शैल बी अलाउड टू द पार्टनर। ठीक है, बस इतना लाइन कर लेना। अब मैं पॉइंट आता बताता हूं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, नो इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज्ड ऑन ड्राइंग्स। सैलरी टू पार्टनर, नो पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू एनी सैलरी और कमीशन फॉर टेकिंग पार्ट इन रनिंग द बिजनेस। इंटरेस्ट ऑन लोन, ये है interest at the rate of 6% per annum is to be allowed on a partner's loan to the partner. Such interest shall be paid even if there are losses to the partner. चाहे losses भी क्यों ना तब भी वो interest देना ही देना। ठीक है जी? Then admission of a new partner without the consent of all the existing partners, no new partner can be admitted to the firm. अगर आपको नए partner को admit करना है तो सारे के सारे partners हाँ बनेंगे तभी लेके आ सकते हैं, एक भी partner ने मना कर दिया तो नहीं लेके आ सकते। थ्योरी बड़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ी सी थ्योरी है, बस यही थ्योरी थी, लेकिन इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक एक नंबर के क्वेश्चन कंसेप्चुअल बेस्ड जाते हैं। ठीक है जी? उसमें क्वेश्चन में घुमा फिरा के बताएगा तो उस हिसाब से पता चलना चाहिए। देन ईच पार्टनर कैन पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट, अगर पूछना अगर हर एक पार्टनर का राइट है कि वो बिजनेस में आ सकते हैं, हर एक पार्टनर बुक्स को चेक कर सकते हैं, उनकी कॉपी करवाना चाहे वो करा सकते हैं, जनरल सी बात है। क्लियर है? इसके बाद हमारा प्रैक्टिकल पोर्शन शुरू। प्रैक्टिकल पोर्शन में आपसे नहीं शुरू करा रहा हूँ, कल से कराऊंगा, एक बार 10 मिनट लूंगा। आप जो है एक बार ही मुझे ना अपने सारे नंबर लिख के दे दीजिए जिससे कि